हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट, मान विटने टेस्ट, जिसे यू टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट हो गया और रैंक कोरिलेशन हो गया। देखो सबसे पहले तो जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना, ये बेसिकली जब आप रिसर्च करते हो उसमें सेकंड स्टेप, मिड स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, उसको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं जिनको आप यूज करके इन्फ्रेंसेस बनाते हो। मतलब जब आप कंक्लूजन्स आपके निकलती हैं वो इनको यूज करके ही निकलती हैं। अब ये कंक्लूजन्स पॉपुलेशन के रिगार्डिंग होंगे, पर इसके जो बेसिस होंगे वो सैंपल डाटा होगा। मतलब आपने एक पॉपुलेशन से सैंपल लिया, सैंपल पे आपने हाइपोथेसिस टेस्ट के अलग अलग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स लगाए। अब जो इन्फ्रेंसेस उससे आपसे निकलेंगे, जो कंक्लूजन्स आप बना पाओगे, वो सारी की सारी अबाउट पॉपुलेशन होगी, क्योंकि वही उसी पॉपुलेशन से हमने सैंपल को बनाया। बहुत अलग अलग हाइपोथेसिस टेस्ट हैं जिनमें से हम सारे करेंगे। सबसे पहला आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को यूज किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए पॉपुलेशन मीन के रिगार्डिंग, यानी जहां पे अब ये इसकी ना कंडीशन ही पूछी जाती है। इन शॉर्ट देखो, जेड टेस्ट को आप यूज करते हो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए पॉपुलेशन मीन के रिगार्डिंग, जब आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और जो सैंपल साइज है वो बहुत लार्ज है। सो आप क्या करते हो, आप सैंपल मीन जो आपकी हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन है एंड डिटरमाइंस वेदर अ डिफरेंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। मतलब बहुत सिंपल है, आपने एक सैंपल का मीन निकाला, एक आपके पास पॉपुलेशन हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन का मीन होगा, आप उन दोनों को कंपेयर करते हो। अगर तो उनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो है, अगर नहीं है तो मतलब ऑलमोस्ट आपका हाइपोथेसिस ठीक है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो आप दो सैंपल ग्रुप्स के मीन को यानी उनको कंपेयर करते हो, उनका डिफरेंस चेक करते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन के सामने प्रेजेंट है, दैट इज मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एससी। सो जो ये जेड टेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कंपेयर यूज किया जाता है कंपेयर करने सैंपल मीन को जब हमारे पास नोन पॉपुलेशन मीन है, मतलब पॉपुलेशन का मीन ऑलरेडी आपको पता है, वो गिवन होगा आपको। ठीक है, सो ये जो टेस्ट है इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हो जब आपका जो सैंपल का मीन है, यानी आपका बहुत बड़ा सैंपल है, लार्ज सैंपल है, जो उसका मीन है, जब आप उसको कंपेयर करते हो और आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन भी है और नहीं भी हो सकती भी। और सबसे मेजर बात ये पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, आगे आता है आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट को आप यूज करते हो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए अबाउट पॉपुलेशन मीन, जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता और जो आपका सैंपल साइज है अब वो भी स्मॉल हो गया। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है जब जिसमें आप कंपेयर करते हो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन्स को, और दूसरा होता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जिसमें कंपेयर किया जाता है दो रिलेटेड ग्रुप के मीन्स को। अब जो ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जैसा होगा ये पूरा सेम टू सेम। सो जो आपका ये स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बीइंग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपको, जिसको आप यूज करके सिचुएशंस के रिगार्डिंग इन्फ्रेंसेस बनाते हो। अब ये वो सिचुएशन होगी जहां पे आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है और सैंपल साइज स्मॉल होगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमिलर है, बट इसकी टेल बहुत फैटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनोवा, जिसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। अनोवा को भी अगेन यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जब आपने तीन या तीन से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना है, तब आप अनोवा को यूज करोगे। ये आपको डिटरमाइन करके बताएगा कि जो आपके जो मीन्स हैं ग्रुप्स में उनमें कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं या नहीं है। यानी जो अनोवा ये पार्टीशन कर देता है आपकी टोटल वेरिएबिलिटी जो डाटा में आ रही है उसको इन बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी एंड विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी। मतलब आपके पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, तीन से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, अब आपका जो टोटल आपका वेरिएबिलिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि ग्रुप आपस में ग्रुप्स में कितनी वेरिएबिलिटी है और एक ग्रुप के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए जब आपके मीन्स दो से ज्यादा पॉपुलेशन के, इन शॉर्ट तीन से ज्यादा ही होते हैं, ज्यादातर तीन से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप से होते हैं। फॉर्मूला इसका आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अब जो ये फॉर्मूला है इसको एफ टेस्ट या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम अनोवा से नाम से भी जाना जाता है। इसको यूज किया जाता है कि ये जानने के लिए कि जो आपका दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं जो उनके मीन्स है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अब आगे आता है टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन को टेस्ट करना है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखनी है तो उसके लिए भी एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। ये आपको डिटरमाइन करके बताता है कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिग्रेशन मॉडल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हो। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। आगे आता है आपके पास चाई स्क्वायर टेस्ट। देखो अगेन चाई स्क्वायर टेस्ट को यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। अब ये आपको बताएगा इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन, दो कैटेगरिकल
वेरिएबल्स के बीच में। अब आपके दो कैटेगरिकल अलग अलग कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं दो वेरिएबल्स होंगे, उनमें इंडिपेंडेंस है, उनके एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, या वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको चाइस स्क्वायर टेस्ट बताएगा। ये कंपेयर करता है आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको कॉन्टिंजेंसी टेबल से हैं उनको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आपकी इंडिपेंडेंस की असम्पशन से बनेगी। मतलब अगर सिंपल मैं बताऊं, जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उनको कंपेयर किया जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के साथ। सिंपल फंडा है, यानी चाइस स्क्वायर टेस्ट आपको हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि वेरिएबल्स में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। अब ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी ये टेस्ट दी गुडनेस ऑफ इट, मतलब आपका वो लाइन या आपका जो डाटा वो फिट बैठता है, यानी गुडनेस ऑफ फिट है, उसके लिए बेस्ट है चाइस स्क्वायर टेस्ट। इसमें आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब बहुत स्मॉल होते हैं, जो वैल्यू है आपके एक्स स्क्वायर की वो ओवर एस्टिमेट हो जाती है। सो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारी रिजेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी नल हाइपोथेसिस की। बट जब आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है ना, जो चाइस स्क्वायर टेस्ट है, तब उसको आप एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, सो उसको यूज करना एक बेकार चीज है, क्योंकि उससे ना बहुत ओवर एस्टिमेशन होंगी, बहुत रिजेक्शन होंगे। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही चीज पेपर में इकलौती जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फॉर्मूला स्क्रीन पे आपके पास प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला चाइस स्क्वायर टेस्ट का है, इसको मैंने बता दिया। अब यूज क्यों किया जाता है, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था, बेसिकली इसका जो कॉमन यूज है ना वो कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस में होता है, ठीक है। अब आगे कुछ चीजें हैं वो समझो इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले, द ओनली पैरामीटर ऑफ चाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जो आपकी चाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका अकेला इकलौता पैरामीटर वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना नंबर है वो ही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जो चाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इसमें जो आपकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको अकेला पैरामीटर माना गया, वो ही डिटरमाइन करके आपको बताता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या निकलेगी। दूसरा, जो नल हाइपोथेसिस है जो आपका गिवन चाइस स्क्वायर टेस्ट, उसमें उसको रिजेक्ट किया जाता है जब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वेरिएबल की वो एक्सीड कर जाती है क्रिटिकल वैल्यू को। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चाइस स्क्वायर टेस्ट में आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे अगर आपका जो कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैट है, यानी जो आपकी चाइस स्क्वायर वैल्यू होगी, अगर वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो आपको चाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मिलती है उससे अगर एक्सीड कर दी, तो मतलब एक सिग्निफिकेंस लेवल पे, मतलब आपको सिग्निफिकेंस लेवल गिवन होगा, अगर आपकी उस लेवल पे कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड कर गई क्रिटिकल वैल्यू, तो मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। तीसरा आता है जो आपका रिजेक्शन रीजन है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का, वो राइट टेल में आता है डिस्ट्रीब्यूशन के। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यानी चाइस स्क्वायर टेस्ट है, इसका जो रिजेक्शन रीजन है वो टिपिकली राइट टेल में ही होता है, जो आपकी चाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। यानी ये इंडिकेट करता है कि बहुत सिग्निफिकेंट डेविएशंस हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब उनमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। सो आगे अगेन चाइस स्क्वायर टेस्ट का ही आपको दिया हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लो, बिल्कुल सेम है। यानी आप जब आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आपके कैटेगरिकल डाटा सेट के, जब उनको आप कंपेयर करते हो, उनमें आप देखना चाहते हो कि डिफरेंसेस हैं या नहीं है, तब आपको चाइस स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हो। बेसिकली ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। इसमें यानी अगर मैं आपको, जब आप गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करते हो, अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज या काउंट्स जो ऑब्जर्वेशन के हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, ये वो फ्रीक्वेंसीज है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल मॉडल से, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये चाइस स्क्वायर टेस्ट कंपेयर करेगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ, और एक टेस्ट स्टैट कैलकुलेट किया जाता है जिसे चाइस स्क्वायर स्टैट कहते हैं। अब ये स्टैट आपको, जो आपने ये स्टैटिस्टिक मेजर किया ना, ये आपको बताएगा डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में है या नहीं है, ठीक है। सो यही चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब जो ये चाइस स्क्वायर टेस्ट किया है ना, ये आपको प्रोबेबिलिटी या आपको जिसे पी वैल्यू कहते हैं, वो जो आपके चाइस स्क्वायर स्टैट के साथ एसोसिएटेड, ये आपको वो कैलकुलेट करके बताता है। अगर तो आपकी पी वैल्यू बिलो एक प्रीडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस लेवल, यानी जिसे बेसिकली 0.05 होता है, वो इंडिकेट करती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या ये गुड फिट नहीं है। और दूसरी, अगर आपके ऑब्जर्व डाटा सिग्निफिकेंटली डेविएट कर रहा है एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से, वो भी आपको पी वैल्यू ही बता देगी, ठीक है। अब आगे आती हैं कुछ क्रिटिकल वैल्यूज जेड की जो हाइपोथेसिस में यूज होते हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। देखो, जो क्रिटिकल वैल्यूज जेड की होती है हाइपोथेसिस टेस्ट में, ये डिपेंड करती है आपका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा क्या है। अब इवन ये एक चीज, दूसरी चीज कि आपका टेस्ट 1 टिल्ड है या 2 टिल्ड है। सो जो क्रिटिकल वैल्यूज है उनको चूज किया जाता है, मतलब जो आप ना आपकी लाइक मान के चलो, जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज है उनको इस तरीके से चूज किया जाता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक टेस्ट एट बियॉन्ड दोज, आपने मतलब ये ऑब्जर्व करना है। देखो, आपको क्रिटिकल वैल्यू ही बताएगी कि आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, डेविएशंस हैं या नहीं है, ठीक है। इवन आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ये भी हमें क्रिटिकल वैल्यू को जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा। क्रिटिकल वैल्यूज आपके सामने मेंशन्ड है।
क्रिटिकल वैल्यू Z की टू टेल टेस्ट के लिए अल्फा 0.5 होता है। जो आपका टू टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू Z की अल्फा जब 0.01 होगा उस पे आपकी जो जब 0.5 होगा ये सिग्निफिकेंस लेवल होता है, मतलब 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, तब 1.96 होती है। जब आपका 1% है तब 2.575 है। जब आपका लेफ्ट टेल टेस्ट होगा जब अल्फा आपका 0.01 है तो तब नेगेटिव 2.33 होगी। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मान विटने का यू टेस्ट। देखो जो मान विटने यू टेस्ट है इसको हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत यूनिक नेम है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। बेसिकली ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। आप इसे यूज करते हो कंपेयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस के। आपके अब जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, ये अब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की हैं जिनमें जो डाटा ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी ये आपको टेस्ट करके बताएगा कि जो मीडियंस है दो ग्रुप्स के वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं है। ठीक है, यानी सबसे पहली तो चीज जो चीजें इसकी याद रखने वाली है, पहला तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, यानी इसमें आपको कोई assumptions बनाने की जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के, जो आपकी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग। दूसरा, इसमें जो आपके सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। यानी जो मान विटने यू टेस्ट है वो ज्यूम करता है कि जो सैंपल्स हैं जिनको कंपेयर करना वो इंडिपेंडेंट है, उनके एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वेशन एक सैंपल्स के होंगे वो दूसरे सैंपल्स के ऑब्जर्वेशन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, उनका इन्फ्लुएंस दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशन पे नहीं पड़ेगा। तीसरा ये है, इसको यूज किया जाता है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब दो पॉपुलेशंस आइडेंटिकल हैं या नहीं है, ये चीज को आप जब अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप मान विटने यू टेस्ट को यूज करोगे। सो जो मान विटने यू टेस्ट इन शॉर्ट यूज किया जाता है असेस करने के लिए कि वेदर दो आपके जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। यानी जो आपके नल हाइपोथेसिस वो ये अज्यूम करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो पॉपुलेशन की वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है। ठीक है, आगे आता है आपके पास क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। अगेन जो आपका क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके तीन या तीन से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की है, जब उनमें जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो मान विटने यू टेस्ट में दो आएंगे, क्रुस्कल वॉलिस में तीन आएंगे। सो ये डिटरमाइन करके बताएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मीडियंस में है या नहीं है, जो आपके तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। सो जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो जो ये क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है ये कहीं ना कहीं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब वन वे नोमा। देखो नोमा की दो टाइप्स होते हैं, वन वे एंड टू वे। सो उसके सिमिलर ही है जो क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट बीइंग अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, आप इसको यूज करते हो कंपेयर करने के लिए मीडियन जो आपके तीन या तीन से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के हैं। सो कहीं ना कहीं इसका पर्पस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस नोमा के साथ मिलता जुलता है, बट इसमें कोई असम्पशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट है। ये क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट को एच टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आगे आता है आपका रैंक कोरिलेशन। देखो रैंक कोरिलेशन बहुत इजी चीज है। अब जो ये रैंक कोरिलेशन टेस्ट है बेसिकली इसमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किया जाता है। इसको आप यूज करते हो असेस करने के लिए कि दो आपके जो रैंक्ड वेरिएबल्स हैं यानी जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं उनकी जो उनमें रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये आपको डिटरमाइन करके बताएगा जो आपकी सिग्निफिकेंट मोनोटोनिक रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में उसको इररिस्पेक्टिव यानी जो आपकी रिलेशनशिप फॉर्म है उसका कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ। ठीक है, अब यानी अब आगे आता है स्पीयरमैन्स आरएचओ रो। ठीक है, रैंक्स कोएफिशिएंट, ये फॉर्म इसकी यूज की जाती है। जो स्पीयरमैन्स आरएचओ है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसको आप यूज करते हो असेस करने के लिए कि जो आपके दो ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं उन यानी इसको आप रैंक्ड वेरिएबल्स भी कह सकते हो, इनकी जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगेन ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक मेजर है, ये तब अप्रोप्रिएट होती है जब जो आप वेरिएबल्स जिनको आप स्टडी कर रहे हो वो ऑर्डिनल है नेचर में, मतलब इनका जो ये इनके पास ना कोई नेचुरल ऑर्डर है या इनमें इंटरवल्स हैं वैल्यूज में और वो इक्वल नहीं है। अब जो बहुत अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं ये हाइपोथेसिस टेस्ट की, तो इसको कॉमनली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। यानी अब देखो अब ये एग्जांपल्स मतलब मैंने अब ये पता मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। मैंने आपको अलग अलग टेस्ट कराए, चाइ स्क्वायर हो गया, आपका क्रुस्कल वॉलिस हो गया, मान विटने हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं हाइपोथेसिस टेस्ट की, इनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप यूज कर रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आपने आप कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज करना, ये होगा ये इसकी जो डिपेंडेंस है वो पता किस चीज पे है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके पास डाटा की टाइप कैसे है, आपकी कौन कौन सी आपने डाटा के रिगार्डिंग assumptions लिया है। सो ये चीजें जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहीं ना कहीं रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे और अच्छे से कंक्लूजन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बना पाएंगे। ये सारा कुछ सैंपल डाटा के बेसिस पे होता है। इवन आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एरर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अब आगे आता है सुपीरियस रिलेशनशिप क्या होती है। देखो जो आपकी सुपीरियस रिलेशनशिप है ये दो वेरिएबल्स पे बीच में होगी। ये वो सिचुएशन है जहां पे जो आपका
एक आपकी अपेरेंट एसोसिएशन या कोरिलेशन होगा वेरिएबल्स में, बट वहां पे असल में कोई उनका लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब देखो दो वेरिएबल्स है, उनमें दिखावे के लिए रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से दिखेगी कि उनमें एक एसोसिएशन है, वो कोरिलेशन है, बट इन रियलिटी उन वेरिएबल्स का आपस में कोई लेना, मतलब चीजें सिर्फ केवल दिखने को होते हैं रिलेशनशिप्स, बट असली में रिलेशनशिप होती ही नहीं है। ये तब होता है जब जो हर एक वेरिएबल है ना वो इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड है, जो कि एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करता है कि उन दोनों में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी मान के चलो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो आप अज्यूम करोगे ना ए सी के बराबर भी होगा। ये वो चीज है दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब आगे आते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो ये वो स्टैटिकल टेस्ट है जो कोई अजम्पशंस नहीं बनाते जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा उसके रिगार्डिंग। मतलब जो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे वो अजम्पशंस पे चलते हैं, जो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनमें कोई अजम्पशंस नहीं होती। इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं आते। सबसे पहला तो मान विटने यू टेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है, यानी इसमें आप दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हो जब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या तो वो ऑर्डिनल होगा या वो कंटिन्यूस होगा। दूसरा आपका आता है क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, जिसमें इसको आप यूज करके कंपेयर करते हो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल वो भी ऑर्डिनल या कंटिन्यूस है। बट ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो अल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा है। ठीक है, ये सारा कुछ हम डिटेल में कर चुके हैं। आगे चाइस्केयर टेस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, सो जब आपने एसोसिएशन देखनी है कैटेगरिकल वेरिएबल्स में। ठीक है, अब आगे आता है एक होता है आई टेस्ट और एक एन टेस्ट। ये दोनों आइडेंटिकल अजम्पशंस पे बेस्ड है। जो आई टेस्ट है उसको आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप्स में, और बल्कि जो आपका एफ टेस्ट है उसको यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए जब मोर देन 2 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, बस ये केवल इतना करने की आपको जरूरत है। यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। देखो जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हो। क्या आपकी फाइंडिंग्स रही रिसर्च की, क्या आपने रिकमेंडेशन दिए, ये सारी चीजें ऑडियंस को बताई जाती है। बहुत इसेंशियल स्किल्स है, यानी बहुत अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में और एकेडमिक डिसिप्लिन्स में रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। कुछ इसके की स्टेप्स या गाइडलाइंस है उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पर्पस और क्या है या अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑडियंस, मतलब आपको सबसे पहले पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट का क्या है और आपकी इंटेंडेड ऑडियंस क्या है, यानी आपने इन्फॉर्मेशन किस प्रकार के ऑडियंस को कन्वे करनी है। यानी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या आपके पास लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए या क्या एक्सपर्टाइज चाहिए जो ऑडियंस को होना चाहिए कि वो आपकी रिपोर्ट्स को समझ सके। सेकंड मेजर चीज आती है प्लान एंड ऑर्गेनाइज, यानी आपको एक आउटलाइन या स्ट्रक्चर अपनी रिपोर्ट के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी रिपोर्ट के मेन सेक्शंस क्या होंगे, सब सेक्शंस क्या होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन का लॉजिकल फ्लो क्या होगा। ये चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे और ये चीज आप लॉजिकल प्रेजेंटेशन एक इन्फॉर्मेशन के ऑडियंस को प्रोवाइड कर पाओगे। तीसरा इंट्रोडक्शन, यानी आपको अपनी रिपोर्ट्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी है, यानी आपको पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे अपने रिसर्च के, क्लियर स्टेटमेंट्स होंगे कि यानी जो आपका रिसर्च है, जो आप उसमें प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हो, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। सो जो इंट्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं एक ना कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती है, यानी रीडर प्रिपेयर हो जाता है कि वो इसके रिगार्डिंग आगे चीजें पढ़ने जा रहा है। फिर आएंगे मेथड्स, अगर जरूरत पड़ी तो आपको मेथड्स को डिस्क्राइब करना है, प्रोसीजर्स को आपने डिस्क्राइब करना है जिनको आपने यूज करके डाटा कलेक्ट किया, रिसर्च कंडक्ट किया, जिसके थ्रू यानी आपने इन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया। बहुत आपको सफिशिएंट डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो चीज कहीं ना कहीं रीडर को अलाउ करेगी वो प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएगा, उसको इवेल्युएट कर पाएगा, यानी उसका कहीं ना कहीं भरोसा बन जाएगा आपके प्रोसेस पे, रिसर्च के। थर्ड नेक्स्ट आता है रिजल्ट एंड फाइंडिंग, यानी एट द एंड आपने क्या करना है, जो आपके रिजल्ट्स आए रिसर्च के, जो आपने एनालिसिस किया, आपने उस चीज को क्लियर और कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करना है। आप टेबल्स यूज कर सकते हो, चार्ट्स यूज कर सकते हो, ग्राफ्स यूज कर सकते हो, इवन विजुअल एड्स यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े। इससे क्या होगा, इससे ना अंडरस्टैंडिंग, समझ ऑडियंस की बढ़ जाएगी आपकी रिपोर्ट्स को लेके। सो आपको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, उनको आपकी जो की फाइंडिंग्स रही उनको हाईलाइट कर दो, यानी ये सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको सप्लीमेंट करेंगे। आगे आता है डिस्कशन एंड एनालिसिस, यानी आप डिस्कस करोगे जो आपकी फाइंडिंग्स की इंप्लीकेशंस है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे रिलेशन में जो आपका रिसर्च क्वेश्चन रहा या जिस प्रॉब्लम के लिए आपने रिसर्च कैरी आउट किया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करोगे, इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करोगे, जितने पॉसिबल रीजंस है जो आपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया या आउटकम्स है उनके रिगार्डिंग वो सारे आप सप्लीमेंट करोगे। आप अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करोगे एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ और बेंचमार्क के साथ, और जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट करके बताओगे। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन, देखो जो आपके मेन पॉइंट्स रही हैं पूरे आपके रिसर्च के प्रोसेस में, मेन पॉइंट्स आप उनको समराइज करोगे लास्ट में, जितनी आपकी एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन्स बनी आप उनको भी लिखोगे। आपको ये चीज बतानी पड़ेगी जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स
हमेशा आप वो अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। सो आपकी फाइंडिंग्स के बेस पे ही रिकमेंडेशंस दी जाएंगी फ्यूचर एक्शंस और फ्यूचर रिसर्च के लिए। सो ये आपकी जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए और एक एविडेंस उनको प्रॉपर सपोर्ट देगा, ठीक है। अब आगे आता है फॉर्मेटिंग और स्टाइल। देखो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे हो, जो यहाँ इंस्टीट्यूशन जिसमें आपको रिपोर्ट जिसके लिए आपने रिसर्च को कैरी आउट करना है, क्या उनका एक फ्रेमवर्क है रिपोर्ट फॉर्मेटिंग का, कौन से फॉन्ट्स यूज करने, क्या स्पेसिंग होगी, क्या रेफरेंसिंग स्टाइल्स होगा। सो आपको क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज करनी है, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने, अवॉइड करो जार्गन को, टेक्निकल टर्म्स अवॉइड करो। जो ऑडियंस जिनके साथ फैमिलियर ही नहीं है जिन वर्ड्स के साथ, उनका तो यूज होना ही नहीं चाहिए। प्रूफ रेट करना पड़ेगा आपको, एडिट करो अपनी रिपोर्ट को ताकि जो क्लैरिटी, कोहेरेंस और करेक्टनेस ग्रामर और स्पेलिंग में बनी रहे। नेक्स्ट आता है अपेंडिसेस। आपको एडिशनल सपोर्टिंग मटेरियल यूज करने हैं, जैसे आप रॉ डाटा को, सर्वे क्वेश्चन या डिटेल कैलकुलेशन जो आपने किया आप उनको एज अपेंडिसेस यूज कर सकते हो। ये चीज कहीं ना कहीं रीडर्स को अलाउ करती है जो इंटरेस्टेड है आपकी टेक्निकल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से टेक्निकली चीजों को सॉल्व किया, वो इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। आगे आती है साइटेशंस एंड रेफरेंसेस, यानी आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, साइट करना पड़ेगा जिन सोर्सेज को आपने यूज करके इन्फॉर्मेशन ली है, जिनको रेफरेंसेस को आपने यूज किया अपनी रिपोर्ट में। यानी आप एप्रोप्रिएट साइटेशन स्टाइल, EPA, MLA, शिकागो, ये मैं सारे आपको करवा चुका हूं। आप जिसको आप जो आपको ठीक लगता है एज पर योर गाइडेंस आप उसको यूज कर सकते हो, जो कंसिस्टेंटली सेम आपने थ्रू आउट द रिपोर्ट यूज करनी है। आखिरी में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। देखो अगर तो आपकी रिपोर्ट लेंथी है या इंटेंडेड है फॉर हाई लेवल डिसीजन मेकर, मतलब एक तो काम लेंथी आपने रिपोर्ट किया और दूसरी उसको यूज हाई लेवल डिसीजन मेकर नहीं करना है, तो आप एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड कर सकते हो बिगनिंग में। जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है ना, ये आपको कॉन्साइज ओवरव्यू प्रोवाइड करती है जो आपके रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स रहे होंगे। यानी ये चीज कहीं ना कहीं रीडर्स को अलाउ कर दे कि वो की फाइंडिंग्स अच्छे से ग्रास्प कर पाए, समझ पाए और रिकमेंडेशंस वो समझ पाए विदाउट रीडिंग द एंटायर रिपोर्ट। मतलब सीधा ही पहले पेज पे ही बता दो कि ये रिकमेंडेशंस है, उनको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो आपका रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस है, टेलर्ड होता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन के, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, इंडस्ट्री की। क्लियर और इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग में बहुत मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज को आपको अटेंटिवली करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, तभी आप इंटेंडेड पर्पस को अचीव कर पाओगे और डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे। अब आगे एक लाइन आती है, वो क्या है, इंटरनल रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर टेकन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब वो क्या कहना है, जो आपकी इंटरनल रिलायबिलिटी है ये तब डिस्क्राइब होती है जब आपकी कंसिस्टेंसी या मेजर्स में जो आपने 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में ली है। देखो जो ये स्टेटमेंट है ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं इंटरनल रिलायबिलिटी को, यानी जो आपकी इंटरनल रिलायबिलिटी है ना, ये असेस करके आपको बताती है कि जो आपने मेजरमेंट्स ओवर टाइम 2 अलग अलग पॉइंट्स में लिए हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है कि ए डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रैंडम वॉक इफ इट हैज मीन ऑफ 0 एंड अ वेरिएंस ऑफ 1। देखो ये स्टेटमेंट रैंडम वॉक बताती है। रैंडम वॉक ये ना एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, जहां पे जब आप चेंज इन वैल्यू होता है ना फ्रॉम 1 पॉइंट टू नेक्स्ट, वो रैंडम होगा और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरीके से होगी कि सर जो मीन है वो 0 होगा, जो वेरिएंस है वो 1 होगा, ठीक है। आगे जो आपके फैक्टर एनालिसिस है वो सुपरसीड करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को। अब ये स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो आपके फैक्टर एनालिसिस है वो ज़्यादा एडवांस या सुपीरियर होते हैं जो आपके मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होते हैं उनके कंपैरिजन में। जब आप कंपैरिजन करते हो 2 टेक्निक्स के बीच में, ये सब्जेक्टिव होगा। अब जो ये आपका फैक्टर एनालिसिस है इसको ऑफन मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसीडर किया गया एंड फ्लेक्सिबल टेक्निक माना गया जब आपने अंडरलाइंग फैक्टर्स जो डाटा सेट के उनको आइडेंटिफाई करना है तब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ना ये यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसको ना कॉमनली एक बार पूछा गया था, ज़्यादा बारी नहीं आया, बाकी ये नेक्स्ट यूनिट पे का टॉपिक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो प्रोपोजिशन है कि जो आपकी सोशल इन्वायरमेंट है वो जॉब कि वो पीपल को अफेक्ट करती है एंड पीपल उनसे अफेक्ट होते हैं। ये केवल मैनेजमेंट नहीं है जो पीपल को अफेक्ट करती है, जो आपकी जॉब इन्वायरमेंट, जॉब की सोशल इन्वायरमेंट वो भी इन्फ्लुएंस करती है। ये की प्रिंसिपल है न्यू क्लासिकल थ्योरी का जो ऑर्गेनाइजेशन किया, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। यानी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है ह्यूमन फैक्टर्स की भी इंपॉर्टेंस है, सोशल इंटरेक्शंस की इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जो आपका अर्थमेटिक मीन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ये ऑन एन एवरेज बताता है आपको। जो मीडियन और मोड है ये पोजिशनल एवरेजेस है, यानी ये पोजीशन से रिप्रेजेंट करती है डाटा सेट में वैल्यूज की क्या है। यानी जो मीडियन है वो मिडल वैल्यू होता है। जब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे डाटा को अरेंज कर ले तो मोड यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है। अब आगे क्या आता है, जो कस्टमर्स हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेट कस्टमर्स टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज अडॉप्टर इज अ सोशल सिस्टम आर नोन एज अर्ली मेजॉरिटी। देखो जो कस्टमर्स
जो उस कैटेगरी में आते हैं जो डेलिब्रेट कस्टमर्स हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनोवेशन को जस्ट बिफोर एवरेज, यानी ऑन एन एवरेज जब एक बंदा उस चीज़ को अडॉप्ट करे उससे पहले ही इन्होंने सोशल उसको अडॉप्ट कर लिया, उसे हम अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं। यानी जो कस्टमर्स जो अबव एवरेज हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक मेजर्स में और जो रिलाई करते हैं एडवर्टाइजमेंट में और सेल्समैन में, वो न्यू इनोवेशन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिफोर एन एवरेज अडॉप्टर, इनको हम अर्ली मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ी एक दो चीज़ें रह गई हैं, फिर आज की क्लास सेशन हम वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। देखो ये बेसिकली यूजफुल है वैलिड रिजल्ट्स के लिए, यानी ये स्पेशली तब पे होता है जब आप लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड, ये तब यूजफुल है जब आपका इंटरव्यू ट्राई कर रहा है पर्सनल डिटेल्स निकालने की कैंडिडेट से और वो एनालाइज कर रहा है कि वो फिट है जॉब के लिए या नहीं है, ठीक है। आ गया था मिक्स, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है जो आपको कंपेरेबल रिजल्ट देगी प्लस इन डेप्थ इनसाइट्स पे आपको कई चीज़ों के मिल जाएंगे। लास्ट आता है बिहेवियर, जो आपको बहुत यूजफुल है कि अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि एप्लीकेंट की रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है एक मॉडेस्ट स्ट्रेस लेवल जब वो फेस करे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी यूनिट 5 का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद